बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम फोकस में सबसे पहले हम बात करेंगे कराची स्टॉक मार्केट की। कराची स्टॉक मार्केट में आज ट्रेडिंग ग्रीन जोन में देखी गई। 100 इंडेक्स 45,500 की नफसाती हद से 45,700 की नफसाती हद के दरमियान ट्रेड हुआ, यानी बॉन्ड रेंज एक्टिविटी आज 100 इंडेक्स की 45,500 से 45,700 के लेवल पर रिकॉर्ड की गई। सरमाकारों ने मोहतात अंदाज में सरमाकारी की क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा गया स्टेट बैंक की जानिब से, यानी कोई इजाफा नहीं किया गया। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद को 22% पर बरकरार रखा गया है। ये 22% पर क्यों बरकरार रखा गया है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब डॉलर की कदर में कमी हुई और रुपए की कदर में बेहतरी हुई तो इसके असरात जब पड़े मुस्बत, तो उससे महंगाई की शरह में हमने कमी देखी। और बेसिकली इंटरेस्ट रेट का इजाफा इसलिए किया जाता है कि हम इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करें। इन्फ्लेशन रेट गुज़िश्ता 2 हफ्ते से ही कंट्रोल होना शुरू हो गया था। जिस तरीके से सट्टा माफिया के खिलाफ डॉलर की क्रैकडाउन शुरू हुआ और डॉलर की कदर में मुसलसल हम देख रहे थे इंटर बैंक और ओपन मार्केट में कमी हुई, तो इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ और इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो कंट्रोल हुए। और फिर वही बात आ गई कि जो इंटरेस्ट रेट की बातें कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा 100 बेसिस पॉइंट का, 200 बेसिस पॉइंट का, वो नहीं हुआ। और स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखा 22% पर। लेकिन 22% पर बरकरार रखना भी बहुत बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि इस वक्त भी खत्ते में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमारे ही मुल्क का है। और इसी का एक इम्पैक्ट आज हमने स्टॉक मार्केट में देखा। वो एक अलग बात है कि स्टॉक मार्केट के बाद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ, लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा, इसीलिए आज स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में ही ट्रेड हुई। मंदी बिल्कुल भी नहीं देखी गई, लेकिन मामूली सी तेजी देखी गई आज स्टॉक मार्केट में। 45,650 पॉइंट्स की नफसाती हद पे 100 इंडेक्स बंद हुआ, 60 पॉइंट का इसमें इजाफा देखा गया। 45,700 की नफसाती हद आज इंटरडे में ज़्यादा थी और लो लेवल था 45,500 का। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में 148 कंपनीज के शेयर्स ग्रीन जोन में ट्रेड हुए, वो 137 कंपनीज के शेयर रेड जोन में ट्रेड हुए। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट, अब कल जब ट्रेडिंग का आगाज़ होगा तो हम देखेंगे कि कराची स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी जाएगी, क्योंकि अनचेंज रखना इंटरेस्ट रेट को, ये स्टॉक मार्केट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और इसी की वजह से सरमायाकार कल कराची स्टॉक मार्केट में जमकर खरीदारी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि 100 इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी बेहतर होगी। दूसरी जानिब करेंसी मार्केट की अब मैं बात करूंगा। करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में आज डॉलर 3 पे कम हुआ, 298 रुपये पर ओपन मार्केट में डॉलर ट्रेड हुआ। 301 रुपये पे चला गया था ओपन मार्केट में डॉलर। और एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में आज कमी हुई, जबकि अगर मैं इंटर बैंक की बात करूं तो इंटर बैंक में भी डॉलर 86 पैसे सस्ता हुआ। 298 रुपये 82 पैसे से कम होकर इंटर बैंक में डॉलर 297 रुपये 96 पैसे पर आ गया। बड़ी खुशाइन बात है कि इंटर बैंक में डॉलर तवातुर के साथ कम हो रहा है। एक हफ्ते में इंटर बैंक में डॉलर तकरीबन 9.5 रुपये सस्ता हुआ है और जो गैप था इंटर बैंक और ओपन मार्केट का, जो 8% तक चला गया था, वो ख़त्म हो गया है। 1.25% की डिमांड थी IMF की और हमने गुज़िश्ता हुकूमत ने लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत का फ़र्क 1.25% से ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन बहरहाल ये बड़ी खुशाइन बात है कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत का फ़र्क अब बिल्कुल बराबर हो गया है, बल्कि ओपन मार्केट में डॉलर इंटर बैंक के मुकाबले में सस्ता हो गया है। उसके अलावा इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की फार्मा कंपनी को UAE ने लाइसेंस दे दिया है। पाकिस्तान की सिरेल फार्मा कंपनी अब दुबई के अंदर अपना ऑपरेशन शुरू करेगी और ये दवासाज कंपनी सिरेल को बाकायदा तौर पर लाइसेंस दे दिया गया है। पाकिस्तान की ये कंपनी है, फार्मा कंपनी, जिसको दुबई की हेल्थ मिनिस्ट्री ने लाइसेंस दे दिया और इस हवाले से सिरेल इंतज़ामिया ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखकर आगाह कर दिया है। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक का बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है बिजली चोरों के खिलाफ और बिजली चोरी का सिलसिला शहर भर में जारी है। तो उसके खिलाफ के इलेक्ट्रिक की टीमें मुतहरिक हो गई हैं और तकरीबन 196 अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी गई है। 15 से 20 लाख बिजली के यूनिट्स जो चोरी हो रहे थे, इनको रिकवर कर दिया है। इस हवाले से के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान उवैस मुंशी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान की हिदायत के तहत पूरे मुल्क में इस वक्त बिजली चोरी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है और के इलेक्ट्रिक का अमला भी रोज़मर्रा की बुनियादों पर बिजली चोरी के खिलाफ सरगर्म है। अब तक मुख्तलिफ मुकामी थानों में 196 FIRs का अंदराज कराया जा चुका है और मजमूई तौर पर 20 लाख यूनिट बिजली चोरी की शनाख्त की गई है। इन 20 लाख यूनिट में से
15 लाख यूनिट सिर्फ 20 सार्फिन चोरी करते हुए पाए गए हैं, जिसमें ना सिर्फ गैर कानूनी हाइड्रेंट शामिल हैं बल्कि साथ ही साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद जनरेटर माफिया भी शामिल है, जो कि इलेक्ट्रिक से बिजली लेकर गैर कानूनी तौर पर आगे इलाकों के अंदर फरोख्त कर रहा था। रवां साल में अब तक 14,000 से जायद कुंडा रिमूवल ड्राइव्स कंडक्ट की गई हैं पूरे शहर के मुख्तलिफ मकामात पर, और मजमूई तौर पर 1,30,000 किलोग्राम से जायद वजन है जो हटाए गए कुंडों की तारें हैं उनका। टेक्सटाइल सेक्टर हमारे एक्सपोर्ट की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। टेक्सटाइल सेक्टर के फ़रोग के लिए पाकिस्तान टेक्सटाइल जर्नल ने एक आगाही सेशन मुनक्किद किया था, क्योंकि शंघाई के अंदर, चाइना के शहर शंघाई के अंदर 19 नवंबर से 23 नवंबर तक एक आलमी सतह की एग्जीबिशन लगने जा रही है, जिसको इटमा एशिया कहते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान टेक्सटाइल जर्नल ने एक आगाही सेशन मुतारिफ किया, जिसमें तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने शिरकत की जो टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता है, और उसको आमादा किया, उसको आगाही दी कि आप इस फोरम के ज़रिए इटमा एग्जीबिशन के अंदर हिस्सा लें, ताकि आप जदीद मशीन भी ख़रीद सकें, और इससे हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पर मुस्बत असर मुरतब हो गई, क्योंकि दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए टेक्सटाइल को फ़रोग दे रही है। और इसी हवाले से पाकिस्तान टेक्सटाइल जर्नल के MD क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। टेक्सटाइल मशीनरी एग्जीबिशन हो रही है इटमा एशिया एंड सिटमे के नाम से शंघाई में 19 से 23 नवंबर में, और ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चाइना टेक्सटाइल मशीनरी एसोसिएशन और CCPIT, चाइना काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ ट्रेड टेक्सटाइल। ताजिर फिर से बिफर गए हैं और उनका ये कहना है कि हम अपने एहतजाज का सिलसिला नहीं रोकेंगे, बल्कि एहतजाज का दायराकार मज़ीद वसी करेंगे। महंगे बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, महंगा पेट्रोल, महंगी गैस, ये जितने भी नर्ख हैं, इन पर हम अपना कारोबार नहीं कर सकते। हुकूमत हमसे रब्ता करे, हुकूमत ने अब तक हमसे कोई रब्ता नहीं किया। एहतजाज का दायराकार वसी होगा, क्योंकि हुकूमत पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में मज़ीद इजाफा करने जा रही है, जबकि बिजली और गैस के नर्ख तो मज़ीद बढ़ चुके हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद ये इंदिया दिया जा चुका है कि बिजली और गैस की कीमतों में दोबारा से इजाफा होगा। ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से कारोबारी और तजारती सरगर्मियाँ बहुत शदीद मुतासिर हो गई हैं, और इसी हवाले से ताजिर सड़कों पर आ गए हैं और एक दफ़ा फिर से बिफर गए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। इसी हवाले से रिजवान इरफान, जो डीलर्स एसोसिएशन है इलेक्ट्रॉनिक के, उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। महंगे बिल और जो बिजली जो उसके टैरिफ बढ़ा रहे हैं, उसके खिलाफ जो है कराची के तमाम ताजिर जो एहतजाज पे कर रहे हैं इसमें, और आज भी जो हमारा ये एहतजाज जो है वो नेपरा के ऑफिस में होगा। इसमें तमाम लोग, कराची के तमाम ताजिर जो है इसमें शिरकत करेंगे। अगर अब जो है दोबारा बिजली बढ़ाएगा और जो हमारे मसाइल जो हल नहीं किए, या जो हमारी जो बिजली जो है वो जिसके बिल बढ़ा के जो दिए गए उसको अगर कम नहीं किया, तो एहतजाज के दायरा वसी होगा। अभी हम पूरा एहतजाज कर रहे हैं, और ये एहतजाज में फिर ये धरनों की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। बिल्कुल, और स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है, और इसी हवाले से हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हारून शरीफ ने, साबिक वजीर मुमलिकत बराए इन्वेस्टमेंट रह चुके हैं, मौची तजज़ाकार भी है। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई जाना, और जिस तरीके से उसके बाद कायबोर रेट की शरह में इजाफा हो जाता है, रिकॉर्ड सतह में इजाफा हो जाता है, तो उसके बाद हमारे मुल्क में फैक्ट्रीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का कैसे सर्वाइवल मुमकिन होगा? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारा तजारती पहिया चलाना। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, जो एक कंसिस्टेंटली हाई इंटरेस्ट रेट चल रहा है हमारा 20% के लगभग, अगर एवरेज लें पिछले 2 साल की, उसके बहुत संजीदा असरात हैं मईशत के ऊपर। और अगर आप ना सिर्फ जो आप जिक्र कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के असरात हैं, क्योंकि लोगों की प्रोडक्शन कॉस्ट कहीं ऊपर चली गई है, लेकिन उससे जो उसका पर्पस है कि जिससे मनी सप्लाई को कम किया जाए और इन्फ्लेशन को रोका जाए, इन्फ्लेशन पाकिस्तान रोकने में नाकाम रहा है। और अगर आप देखिए तो हमारी इन्फ्लेशन भी 30% प्लस पे चल रही है अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखें। लेकिन एक तो बहुत बड़ा नुकसान जिसका जिक्र कम होता है कि थोड़ा सा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो हमारा डोमेस्टिक डेट है हुकूमत का, उसका खर्चा बढ़ जाता है और हमारा बजट का खसारा भी
सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। अगर हम देखें पिछले एक साल में, तो हमारा जो अंदरूनी कर्जे हैं रूपी बेस्ड बैंकों से, जी, उसका सबसे बड़ा बोरोवर हुकूमत पाकिस्तान है। बिल्कुल, और जो हमारे बैरूनी कर्जे और अंदरूनी कर्जे तकरीबन बराबर होते थे साल पहले, अब जो हमारे अंदरूनी कर्जे हैं रूपी बेस्ड, वो तकरीबन उससे 15% बढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल, हमें इसको बहुत एहतियात से डील करने की जरूरत है। लेकिन एक फिनोमेना जो हमें जहन में रखना है कि जो हुकूमतें हैं, क्योंकि अपने अखराजात कम करने में नाकाम रही हैं, इकॉनमी मुसलसल रिसेशन में है, टैक्स कलेक्शन हो नहीं पा रहा है, और वो ना सिर्फ बोरोइंग पे बोरोइंग किए जा रहे हैं, बल्कि वो नोट प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप मनी सप्लाई देखें, इंटरेस्ट रेट से मनी सप्लाई घटनी चाहिए। सप्लाई ऑफ मनी पाकिस्तान में फिनोमिनली पिछले 6-8 माह में ऊपर चली गई है। तो जब बिल्कुल। मनी सप्लाई ऊपर रहेगी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना खासा मुश्किल दिखाई देता है। अच्छा हारून साहब, अगर शरह सूद में 1% इजाफा होता है तो मुल्क की मईशत को क्या कितना खसारा होता है? एदाद शुमार क्या होते हैं इसके? देखिए, 1% मुनाफे का मतलब क्या है इजाफा का? हम उसको बजाय इसके के नंबर्स में ट्रांसलेट करें, हमारा तकरीबन 140 अरब डॉलर का कर्जा है हुकूमत के ऊपर अंदरूनी। बिल्कुल, बैरूनी तकरीबन 125 अरब डॉलर का है। जी, अब वो जो 100, आप सिंपल मैथमेटिक्स है कि 140 अरब डॉलर को आप 1 रुपया जब उसमें इंक्रीज करते हैं, जी, तो उसके अंदर 6 अरब का इजाफा आगे चला जाएगा। बिल्कुल। सो ये जो हमारा सूद बढ़ता जा रहा है, अब वो इतना संजीदा हो गया है, जो हम इकोनॉमिक्स की टर्म में ममालिक को डेट स्ट्रेस्ड कंट्री कहते हैं, जिनके बजट का 30% से ज्यादा हिस्सा सूद की अदायगी में जाता है। यानी अगर पाकिस्तान, 1% बढ़ता है शरह सूद, तो आप कह रहे हैं कि कर्जों में 6 अरब डॉलर का इजाफा हो जाता है। जी अगर देखें ना, बड़ा सिंपल नहीं, कर्जों में अगर आपका 140 अरब डॉलर का कर्जा है, जी, तो सूद के बढ़ने से तकरीबन 1.5 अरब डॉलर टर्म में उसका 1% का इम्पैक्ट आता है। और अच्छा, वो जो 1.5% है, उसको रुपए में कन्वर्ट करें तो वो फिर आप देख लें 60 अरब रुपया बन जाता है। बिल्कुल, अब अब सवाल इस वक्त ये पैदा होता है कि ये जो हम कर रहे हैं, फिस्कल डिसिप्लिन दिखाने में हम कंसिस्टेंटली नाकाम रहे हैं, जी, अपने खर्चे नहीं रोकते, गैर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए जा रहे हैं। अब उस पे लिमिट आ गई है कि हमारा सारा बजट तो डे वन पे सूद की अदायगी में खत्म हो जाता है, जो हमारा रेवेन्यू है। सो अब बाकी का पैसा कहां से आएगा? देखें ना, रूपी बेस्ड इन्वेस्टमेंट तो बढ़ नहीं रही है। अब एक ही चारा दिखाई देता है कि एक तो हुकूमत जो है प्रिंटिंग ऑफ मनी बंद करे, अपने कर्जे लेने बंद करे, अपने अखराजात घटाए, वरना तो मुझे इकोनॉमिक रिवाइवल तो बाद की बात है। मुझे तो ये स्टेबलाइजेशन जो आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा है, इसकी कंप्लीशन भी मुश्किल दिखाई देती है। हारून साहब, सऊदी अरब को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अभी तक इन्वेस्टमेंट का कोई ऐलान नहीं हुआ सऊदी प्रिंस की जानिब से। क्या तहफ़्फ़ुज़ात है सऊदी प्रिंस को जो हम दूर करने में नाकाम रहे? SIFC प्लान के अंदर सऊदी अरब का बड़ा अहम रोल है, और हम देख रहे थे कि ये बातें भी आ रही थी कि सऊदी प्रिंस पाकिस्तान आएंगे G20 समिट कॉन्फ्रेंस से पहले या बाद में, वो भी नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं कि मुस्तक़बिल में हमें क्या चैलेंजेस का सामना रह सकता है अगर सऊदी अरब हमारे साथ नहीं हुआ तो? लेकिन ये सऊदी अरब क्या, जो सब इन्वेस्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। एक तो ये है कि वो कहते हैं हमें ऐसी डील बना के दें, ऐसी एसेट प्राइसिंग करके दें कि जो हमारी बाकी मार्केट की ऑप्शंस हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, कंबोडिया है, उससे बेहतर हो। जी, लाइक ये उनके सॉवरन वेल्थ फंड्स के पैसे हैं, जिसके ऊपर वो डॉलर बेस्ड कोई 12-15% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मांगते हैं। अब वो रिटर्न देने के लिए पाकिस्तान को बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेशंस देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई है, जो आपने बताया। जी, जब इनका इनपुट कॉस्ट हाई होगी, तो आप एक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे? अब उसके लिए कंसेशंस के ऊपर अग्रीमेंट करने के लिए, जो मेरा मसला जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में था, और अभी भी SIFC एक अच्छा इनिशिएटिव है, वो रेड टेप काट सकता है, स्पीड अप कर सकता है, फैसले कर सकता है, लेकिन ये टेक्निकल जो काम है ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर करने का, अगर आप उसी ब्यूरोक्रेसी को देंगे जिसको ये काम नहीं आता है, तो फिर ये पाकिस्तान के फायदे में हो सकता है कि ना हो पाए।
देखिए ना, हमने ये एक अच्छी डील स्ट्रक्चर करनी है। जी। जब आपको याद हो, मेरे जमाने में मैंने ये डील्स नेगोशिएट की थी तो एक रिफाइनरी की डील थी और अभी भी टेबल पर है। लेकिन जब हमने फिजिबिलिटी की तो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकला फिजिबिलिटी में, वो सऊदी अरब को एक्सेप्टेबल नहीं था उस वक्त। तो सऊदी अरब दो तीन चीजें मांगते हैं, बाकी भी इन्वेस्टर। एक तो वो अट्रैक्टिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांगते हैं बाकी ममालिक से ज्यादा, जो पाकिस्तान एसेट्स को सस्ते दामों पे दिए बगैर नहीं कर पाएगा। सही। दूसरा वो ये मानते हैं कि हुकूमत की मिनिस्ट्रियों से वो डील नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं इनको आप कॉर्पोरेटाइज करें, उनका इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बनाएं, और हम प्रोफेशनल से डील करना चाहते हैं, हम मिनिस्ट्रियों से डील नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका तजर्बा खासा बिटर रहा है पास्ट में। तो अब पाकिस्तान के ऊपर है कि हम क्या ट्रांजैक्शन टेबल पे रखते हैं उनके लिए। अच्छा हारून साहब, पेट्रोल भी अब मज़ीद महंगा होगा, बिजली भी मज़ीद महंगी होने जा रही है, गैस के नर्ख भी बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट की शरह में भी इजाफा हो गया, तो आप नहीं समझते कि जिस तरीके से हमारे जो चैलेंजेस इस वक्त हैं ये मुस्तकबिल में मज़ीद बढ़ने जा रहे हैं, तो हमारा तो कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा? देखिए, ये जो एक विशस साइकिल है, हुकूमत का मुसलसल खसारा, फिर उस पे पैसे बोरो करना, फिर पैसे प्रिंट करना, वो और उसके बाद अगर आप देखें इंटरनेशनल अगर ग्रोथ का रिवाइवल शुरू होता है तो तेल की कीमतें और डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। हमारी डिपेंडेंस तो सिर्फ बिजली बनाने में 63% इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर है। तो इन सारी चीजें इकट्ठा होके तो आप हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके अब हमें कुछ इमरजेंसी मेजर्स लेने चाहिए और इंटरम को भी लेने चाहिए, वो दिख नहीं रहे। एमरजेंसी मेजर्स कौन से एमरजेंसी मेजर्स आप कह रहे हैं जो हमें फौरी तौर पे लेने चाहिए? एक तो हुकूमत को टारगेट अनाउंस करना चाहिए कि हम अपने अखराजात में इतने फीसद 30% कमी कर रहे हैं, और वो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इनको करना चाहिए। दूसरी चीज इनको ये करनी चाहिए कि एक एनर्जी कंजर्वेशन का इमरजेंसी प्लान देना चाहिए, जिसके अंदर तेल और बिजली दोनों को बचाया जाए ताकि हमारा इन्हिसार कम हो। अभी तो मईशत चल नहीं रही है, अगर फैक्ट्रियां सारी चलनी शुरू हो जाएं तो आपकी बिजली की और तेल की खपत और बढ़ जाएगी। बिल्कुल। सो हमारे ऊपर प्रेशर मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमें कंजर्वेशन देखे, बाकी ममालिक क्या करते हैं, वो कार पूलिंग करते हैं, जोनिंग करते हैं, टाइमिंग करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं टू कट डाउन द एनर्जी प्रेशर्स। सो ये जो एनर्जी मिक्स तो बदलते टाइम लगेगा, लेकिन हमें फिर अपनी जो बिजली बनाने का तरीका है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, लॉसेस हैं, इन सब ये एक प्लानिंग का इस वक्त हिस्सा है कि इखराजात हुकूमत के घटाने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि सेंट्रल बैंक के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसने बहुत सालों से पाकिस्तान की एक्चुअली मईशत को फायदा नहीं पहुंचाया। अगर फायदा ये पहुंचाती मॉनेटरी पॉलिसी तो आज हमारे मुल्क में प्रोग्रेसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आती, इंडस्ट्री लगती, सर्विसेज आगे बढ़ती, हम कंज्यूमर मार्केट की तरफ चलते गए क्योंकि हमने इंसेंटिव्स उस साइड पे दिए। अभी भी जो हमारा इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, हम अभी भी सरकार को जो लेंडिंग किए जा रहे हैं, मुझे तो बैंकिंग सेक्टर की फिक्र है, क्योंकि उनका रिस्क बढ़ रहा है। जब आप एक क्लाइंट पे रिस्क लेते जाएंगे और क्लाइंट पैसे छापने के अलावा पे बैक नहीं कर सकेगा तो एक सिस्टेमिक रिस्क बढ़ता है। और यही आईएमएफ की वरीज भी हैं जो वो निगोशिएट करते हैं। हमें बड़ा स्ट्रिक्ट फिस्कल डिसिप्लिन चाहिए, स्टेट बैंक में एक्सपर्ट मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट चाहिए, और हुकूमत का इन्फ्लुएंस, ऑल्दो हमने उसको इंडिपेंडेंट तो कर दिया है, बट आप देखें कि हुकूमत उसको इन्फ्लुएंस करती रहती है इनफॉर्मल तरीकों से। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत ज्यादा समझ चाहिए, हमें जर्नलिस्ट नहीं चाहिए, हमें वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट चाहिए, हमें जो लोग फाइनेंशियल मार्केट्स को समझते हो वो चाहिए, वरना ये इतना कॉम्प्लेक्स बहरान है कि इसको हम संभाल शायद ना पाए। बहुत शुक्रिया आपका हारून शरीफ। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें जंगी बुनियादों पर बेहतर से बेहतर और मौसर हिकमत अमली मुतारिफ करानी होगी ताकि हम अपने मुआशी चैलेंजेस से निमट सकें, और सऊदी अरब जैसे कई दोस्त ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। लेकिन इसके लिए हमें अपने शान अखराजात को कम करना होगा, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना होगा, ताकि हम कोई ना कोई मौसर स्ट्रेटजी बना सकें। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है, यानी मुल्क भर में इंटरेस्ट रेट 22% पर है। और इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एहसन मिंती ने, स्टॉक एक्सपर्ट हैं और ताल्लुक है इनका आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ से। एहसन साहब, ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं की जा रही थी कि इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन एक तबका ये भी कह रहा था कि चूँकि डॉलर कम हुआ है और इससे इन्फ्लेशन की जो फिगर्स हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं, तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा जाए। बहरहाल आज बड़ा एक ऐलान सामने आया है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह ऐलान किया है कि मुल्क भर में शरह सूद को 22% पे बरकरार रखा जाएगा आइंदा 2 माह के लिए। तो इसको आप किस निगाह से देखते हैं? वैसे भी खत्ते में आज सबसे ज़्यादा हमारा ही इंटरेस्ट रेट है, तो इसका क्या इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में आएगा और हमारी तजारती सरगर्मियों पर आएगा? आई थिंक कि इस रेट को जो बरकरार रखा गया है, ये एक मुस्बत जो है वो कदम उठाया गया है और इसको हमें काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमने देखा कि शरह सूद वैसे ही 25% को जो है तजावज़ कर गया है। ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स इस पर ट्रेड हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पॉलिसी को मेंटेन रखना 22% तक भी काफ़ी ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया जाएगा। कैपिटल मार्केट्स के लिए भी बहुत अच्छा ये इकदाम है और ओवरऑल जो सेक्टर्स हैं, जितने भी लेवरेज सेक्टर्स हैं जिन्होंने लोन उठाए हुए हैं या इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने लोन उठाए हुए हैं, आई थिंक कि उसके लिए काफ़ी अच्छा इकदाम जो है वो देखा जाएगा इसको। एहसन साहब, कल स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग को आप किस जाविये से देखते हैं? आज जो अनचेंज रखा गया है, तो स्टॉक मार्केट क्या कल पॉजिटिव में हम देखेंगे ट्रेड होगी या फिर ज़बरदस्त तेजी देखेंगे? देखें, बिल्कुल इसका मुस्बत जो है वो डायरेक्शन में मार्केट जाएगी और आई थिंक कि इसको काफ़ी ज़्यादा मुस्बत लिया जाएगा। अब आगे जो है जो मामलात हैं, ज़ाहिर वो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इस वक्त मौजूद है, तो आई थिंक कि उसको देखते हुए कोई एक मैसिव रैली हम नहीं देखते, लेकिन सर्टेनली जो है इसका मुस्बत जो है वो इम्पैक्ट हम देखेंगे। मार्केट जो है उसके अंदर तेज़ी देखी जा सकती है कल के। अच्छा एहसन साहब, जैसे जैसे डॉलर की कीमत कम हो रही है, रुपए की कदर बढ़ रही है, और रुपये की हम कदर देख रहे थे कि गुज़िश्ता माह बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, लेकिन अब स्टेबिलिटी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर जैसे जैसे डॉलर कम होता रहेगा, रुपया बढ़ता रहेगा, इन्फ्लेशन की फिगर्स डिक्रीज़ होते रहेंगे, तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने के बजाय नीचे जाना शुरू हो जाएगा और इससे हमें बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि हम अपनी ग्रोथ दोबारा से कर सकें? देखिए, बिल्कुल देयर इज़ गुड चांस कि आने वाले वक्तों में हम पॉलिसी रेट के अंदर जो है कमी देखें और उसकी वजह ये है कि हमें अपेरेंटली रुपये के स्ट्रॉन्ग होने के बाद ये नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्तों में इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन जैसे ही कम होगा तो उसी सूरत में हम देखेंगे कि जो मार्केट्स हैं उसके अंदर भी जो है वो तेज़ी देखी जाएगी, चूँकि पॉसिबली जो है इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी वक्त के साथ जो है वो हम देखेंगे कि वो अब नज़र आएगी। अच्छा एहसन साहब, एक्टिव क्लाइंटेल का रेशो डिक्रीज हो रहा है स्टॉक मार्केट में। लोग बोरिया बिस्तर बांधकर स्टॉक मार्केट से जा रहे हैं। बहुत इस वक्त परेशान है इन्वेस्टर और ब्रोकर। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत को चाहिए, क्योंकि शमशाद अख्तर साहिबा चेयरपर्सन भी हैं इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की और वज़ीर ख़जाना भी हैं, तो आप नहीं लगता कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे एतमाद बहाल हो स्टॉक एक्सचेंज के, ब्रोकर्स का, इन्वेस्टर्स का, और मार्केट को तक़वियत मिले? देखिए, आई थिंक इस वक्त जो है वो ज़रूरत इस बात की है कि जो जो हम इंडस्ट्रियल अर्निंग्स हैं उसको इम्प्रूव करें और इंडस्ट्रियल अर्निंग जो है वो इस तरह से इम्प्रूव होंगी कि हम लेवरेज कॉस्ट उनकी कम, और जिस पर जो है हम देख रहे हैं कि पहला इकदाम इस बात का है कि स्टेट बैंक एग्रेसिवली नहीं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है। दूसरी बात ये है कि आने वाले वक्त के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि जो पावर टैरिफ है, इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ, उसको रेशनलाइज है, उसमें रिफॉर्म्स लाए जाएंगे ताकि जो है बिजली चोरी है उसको हम ख़त्म करें और फिर इंडस्ट्रीज़ को इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और पॉलिसीज़ हैं स्पेशली आईटी सेक्टर के अंदर, उसको हमने पॉलिसीज़ नई डेवलप करनी है ताकि हमें जो इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एक्सपोर्ट के और एक्सपोर्ट नंबर्स नहीं आ रहे और उसको जो है वो इम्प्रूव कर सकें। साथ में हमें रेमिटेंसेस भी देखनी है कि इसके मुतालिक भी जो है वो पॉलिसीज़ ऐसी आएँ कि रेमिटेंस जो है वो फ़ायदा अगर आता है और नई पॉलिसी कोई भी देखी जाती है और कोई लाइफ हमारे जो है वो हम देखेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर कमी आएगी, जिसके बाद पॉसिबली इन्फ्लेशन भी कम होगा और इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। अच्छा, आखिर में ये बताते हैं एहसन साहब के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, बिजली भी महंगी होगी, गैस भी महंगी होगी, तो इससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा कराची स्टॉक मार्केट में? जाहिर सी बात है कॉर्पोरेट सेक्टर पर तो मजीद बोझ जाएगा। लेकिन बिल्कुल इस वक्त हम देख रहे हैं कि अगर मसनूआत में अगर इजाफा आता है तो उस पर इंडस्ट्रियल अर्निंग जो है उस पर भी इम्पैक्ट आता
है और ज़ाहिर है इसको हमें जो है उसको डील करना है और इसको डील हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि हमें जो है एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स देने हैं ताकि हमारे एक्सपोर्ट की अर्निंग जो है वो बढ़ सकें। उस इंसेंटिव्स का मतलब ये है कि ज़ाहिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर और गवर्नमेंट के कुछ फंड्स जो हैं वो तजावुज़ करने इन इंडस्ट्रीज़ के लिए जहाँ पर जो है मुस्तहकम तरीके से जो है इनकी पावर कॉस्ट को जो है वो कम किया जाए और ताकि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो मार्केटेबल बनाई जाए और एक्सपोर्ट में इजाफा हो सके। जैसे एक्सपोर्ट में इजाफा होगा वैसे हम देखेंगे कि ज़खायर में भी इजाफा होगा फॉरेन एक्सचेंज के और रुपी स्टेबिलिटी भी जो है देखी जाएगी। रुपी स्टेबिलिटी सर्टनली इन्फ्लेशन लेवल को कम करेगी। आने वाले जी, बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब। एक्सपोर्ट सेक्टर को इंसेंटिव्स देने होंगे ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स के टारगेट अचीव कर सकें और ऑब्वियसली जब हम अपने एक्सपोर्ट के टारगेट अचीव करेंगे तो आइंदा आने वाले दिनों में हमारा रुपया भी अप्रिशिएट होगा, हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस भी कम होंगे और हम अपनी अच्छी तरीके से ग्रोथ भी कर सकेंगे। बहरहाल आज बड़ी खबर तो यही है कि स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा 22% पर और बड़ी खुशाइद बात है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा जाएगा, लेकिन उन एक्सपेक्टेशंस के बरक्स मॉनेटरी पॉलिसी ने अहम फैसला किया और अनचेंज रखा। लेकिन आज भी खत्ते में सबसे ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान का और जाहिर सी बात है जब इंटरेस्ट रेट 22% होगा तो काइबोर रेट ऑल टाइम हाई है इस वक्त हमारे मुल्क का 24% 25%, तो इस पर तो इंडस्ट्रीज़ का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। लेकिन बहरहाल हम ये उम्मीद ज़रूर रख सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट की शरह में कमी होगी अगर डॉलर की कदर में मुसलसल कमी हो, रुपया अप्रिशिएट हो और ये जो क्रैकडाउन जारी है हवाला हुंडी नेटवर्क के ख़िलाफ़ और स्मगलर्स के ख़िलाफ़, अगर इसमें तवातुर के साथ तेज़ी आए और परमानेंट बेस पर इसको आगे बढ़ाया जाए तो यकीनन हम लोग काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ब्लैक इकोनॉमी के ज़रिए हम अपना रेवेन्यू बेहतर कर सकते हैं और रुपये की कदर में मज़ीद बेहतरी हो सकती है और जब रुपया बेहतर होगा, डॉलर कमज़ोर होगा तो इन्फ्लेशन के फिगर्स जो हैं वो वीक होंगे और जब इन्फ्लेशन के फिगर्स वीक होते हैं या कंट्रोल में आते हैं तो फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया नहीं जाता, घटाया जाता है और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट घटेगा वैसे वैसे आपके मुल्क में इंडस्ट्रीज़ का पहिया घूमेगा और एक्सपोर्ट और दीगर इंडस्ट्रीज़ और दीगर टारगेट जो हैं वो हम अचीव करने में कामयाब होंगे जो कि हमने मिस किए थे गुज़िश्ता साल, ख्वाह वो रेमिटेंसेस के हों या एक्सपोर्ट के हों। ख़ास तौर पर हमने टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत बुरी तरह मुतासर किया है क्योंकि हमारे पास तवानाई टैरिफ में जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर का कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से हम अपने एक्सपोर्ट के नंबर्स हासिल करने में नाकाम रहेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि हमारा ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट का गैप बढ़ता रहेगा और ये हमारी मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।